हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूं श्रेया राज। तो जुड़ जाइए मेरे साथ क्योंकि फटाफट आज करने वाले हैं हम क्विज। फिर से देख लीजिए, आज क्विज का पार्ट नंबर 11 है। और यदि खुशी की बात पूछी जाए, खुशी की बात देखी जाए तो आप लोगों के लिए ये है कि आपने अब तक जो कंटिन्यू स्टूडेंट रहे मेरे, यानी कि क्विज 1 से क्विज 10 तक किया है, तो चूँकि यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन ये 20 नहीं, इसका जब मैं डिटेल करूँगी तो ये 50 प्लस होंगे। तो इसके लिए आप जो कंटिन्यू रहे हैं वो देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने 10 क्विज में ही 500 प्लस क्वेश्चन कर लिया है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। आपको पता भी नहीं चला कि ये 10 दिन कैसे गए और इसमें 500 प्लस क्वेश्चन आपने कर लिया है। तो कुछ क्वेश्चन जिसमें आपका रिवीजन हो गया और कुछ ऐसे जो कि आप नए सीख लिए। तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि आप अगर कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्विज से ज़रूर जुड़ें। ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा और इसमें आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, पता भी नहीं चलेगा। आप कुछ करते रहेंगे, आंसर देते रहेंगे और कुछ नया नया हर रोज़ सीखते जाएंगे। क्योंकि जहाँ भी जो भी टॉपिक आता है मैं उसका वहीं पे सारा चीज़ हर बार बताती हूँ, ऑलवेज हमेशा बताते रहती हूँ। तो इसलिए आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। तो आप इस क्विज से ज़रूर जुड़े। हर शाम 4 बजे ये लाइव होता है। आप लाइव में जुड़कर आंसर्स करते रहें और जब ये वीडियो समाप्त हो तो आप ऑफलाइन कमेंट भी करके बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा, आपने कितने आंसर सही किए, आप क्या क्या इससे नए सीख रहे हैं। तो ये सब एक तो आपकी तैयारी को ये मजबूत बनाता है और दूसरे तो 2021 में आपको सिलेक्शन दिलाएगा। यानी कि अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिलेक्शन लेना है तो आप ज़रूर जुड़िए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए वही क्वेश्चन लाऊं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, मुझे लिखना पड़ता है सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग करते नहीं, देख लेते हैं छोड़ देते हैं। ऐसा मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। क्योंकि स्टूडेंट जो होती है टीचर की ताकत होती है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को मैं आगे तक ले जाऊंगी। आप लोगों के लिए वो सब सारी चीज़ें अवेलेबल कराऊंगी जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जहाँ तक कि मैं क्विज करा रही हूँ, टॉपिक दे रही हूँ आपको छोटे छोटे, और इसके अलावा जो बड़े ज्योग्राफी के पार्ट्स आपको दे रही हूँ। तो इस तरह से आपकी तैयारी को एक नया मोड़ मिले, अच्छे से आपकी तैयारी हो, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है। तो इसीलिए आप लोग मेरे से जुड़े रहें। चलिए, अब क्विज में आप फटाफट आंसर दीजिएगा। क्विज नंबर 11 है आज का, तो आप लोग आंसर कीजिएगा, बताइएगा। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि कार्बन के अप्रूप के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो मेनली कार्बन के 3 अप्रूप होते हैं। कार्बन के 3 अप्रूप होते हैं, हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा जो होता है ये फुलरीन। तो ये कार्बन के 3 अप्रूप होते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं कि इसका कहाँ उपयोग होता है। तो सबसे पहले तो हीरा को देखते हैं। तो हीरा जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें विद्युत का परिवहन नहीं होता है, विद्युत का आवागमन नहीं होता है, इसीलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। इसके अलावा आप जानते होंगे कि कांच की जो वस्तुएं बनाई जाती है, यानी कि कांच के जो खिड़की, दरवाज़ा या फिर शो केस में किसी तरह का शो डिजाइन किया जाता है, तो उस कांच के प्लेट को काटने के लिए एक पेन का उपयोग किया जाता है जिसमें कि हीरा का यूज होता है। नहीं तो अगर ऐसे किसी चीज़ से कांच को काटेंगे तो वो बिखर जाएगा टुकड़ों में। तो इसीलिए हीरा का उपयोग वहाँ भी होता है। इसके अलावा हीरा कठोरतम पदार्थ है। आपको ये भी पता होगा कि हीरा कठोरतम पदार्थ है। और हमारे भारत में जो है मध्य प्रदेश पन्ना में हीरा की खान है। हमारे जो भारत में है मध्य प्रदेश में पन्ना में हीरा की खान है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गोलकुंडा में हीरा की खान है। कोहिनूर हीरा जहाँ मिलता है, गोलकुंडा में हमारे देश में कोहिनूर हीरा मिलता है। अब देखिए, ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसका मतलब इसमें विद्युत का आवागमन होता है, इसलिए इसमें ऐसी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है जहाँ की विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना होता है। आपने देखा होगा कि पेंसिल जो होती है, पेंसिल जिससे लिखते हैं, तो उसमें एक ग्रे कलर का पत्थर टाइप का पदार्थ होता है, वो ये ग्रेफाइट ही होता है। और अब तो ये पेंसिल में लंबी लंबी स्टिक के रूप में आने लगी है। तो आप अगर गलती से स्विच बोर्ड में उसे डाल दीजिएगा तो आपको करंट लगना तो निश्चित है, क्योंकि ये विद्युत का सुचालक होता है। इसके अलावा जो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है ये स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। स्नेहक के रूप में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए, फुलरीन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये जो प्राकृतिक गैसें होती है, प्राकृतिक गैस जैसे CNG सब हो गया, तो इन प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में फुलरीन का उपयोग किया जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में फुलरीन का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, आप दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 बेल्ट 1
वन रोड योजना किसने शुरू की, यानी कि वन बेल्ट वन रोड योजना किस देश ने शुरू की, तो बताइएगा आप लोग भी। इस योजना की शुरुआत चीन ने की, इस योजना की शुरुआत चीन ने की, यहाँ लिख देती हूँ, इस योजना की शुरुआत चीन ने की। अब ये योजना क्या है, तो इसके तहत चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उसने 2013 में इस योजना की शुरुआत की, जिसके लिए एक बैठक बुलाई जिसमें विभिन्न देशों ने भाग लिया। क्योंकि इस वन बेल्ट वन रोड योजना के माध्यम से चीन का यही उद्देश्य था कि जो भी एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश या फिर यूरोप महादेश, जो भी महादेश है आसपास के, उन सब में अपना रोड ले जाना, यानी कि उन सब से जोड़ना खुद को और उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करना। तो इसमें सभी देशों ने भाग लिया, पाकिस्तान ने भी भाग लिया, पाकिस्तान तो सहयोगी है। और उसके अलावा भारत ने इसमें भाग नहीं लिया। भारत ने भाग क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसका एक रीजन है CPEC जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। मैं बताती हूँ इसके बारे में भी, ख़त्म हो जाता है। CPEC जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, में लिख देती हूँ यहाँ पर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, इसके तहत जो सड़क ले जाई गई पाकिस्तान में, यानी कि आप मैं यहाँ अगर भारत के मानचित्र बनाऊँ तो यहाँ पे जो चीन है, तो यहाँ से जो सड़क पाकिस्तान में ले जाई गई, तो इसमें क्या किया गया कि POK जो है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है, वहाँ से ये सड़क ले जाई गई, जिसकी वजह से कि ये भारत की संप्रभुता के खिलाफ था, भारत की आन बान शान के खिलाफ था, जिसके कारण कि भारत इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। तो इसीलिए जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इससे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इसका अंतिम बिंदु कौन सा है, इसका अंतिम बिंदु, लास्ट बिंदु कौन सा है, तो ये ग्वादर पाकिस्तान है। ग्वादर पाकिस्तान में ये पार्ट पड़ता है, ग्वादर पाकिस्तान। तो आपसे अगर कभी पूछ लिया जाए कि CPEC का अंतिम बिंदु कौन सा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का अंतिम बिंदु कौन सा है, तो ये ग्वादर है, पाकिस्तान में स्थित है। तो ये योजना चीन द्वारा शुरू की गई 2013 ईस्वी में। अगर मैं ये क्वेश्चन भी आपको बताई थी कि एम्प्टी प्लेट योजना भी चीन द्वारा शुरू की गई, जिसमें कि अगर आप खाना छोड़ते हैं तो आप पे जुर्माना लग जाता है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है और ये क्यों चलाई गई, तो जब अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में, अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में इस योजना को चलाई गई, अटल बिहारी वाजपेयी। और ये एक प्रकार की राजमार्ग योजना है, यानी कि राजमार्ग योजना, सड़क योजना है, राजमार्ग, जलमार्ग, वायुमार्ग, ये सब जानते होंगे आप। तो ये जो राजमार्ग है, ये सड़क योजना है। इसके तहत क्या था कि हमारे देश के जो महानगर हैं, उन महानगरों को आपस में जोड़ा गया, और जब उन्हें जोड़ा गया तो उसकी जो आकृति थी वो एक चतुर्भुज के समान हो गई। जैसा कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ, दिल्ली है, दिल्ली से कोलकाता को जोड़ा गया, यहाँ कोलकाता, चेन्नई को जोड़ा गया, और इधर मुंबई को जोड़ा गया, मुंबई को जोड़ा गया। तो इस तरह से ये जो आकृति बनी है, ये एक चतुर्भुज की आकृति बनी है, इसीलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का नाम दिया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई। ये बहुत बड़ी परियोजना थी, भारत की बड़ी परियोजना के अंतर्गत आती है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, तो आप इसका आंसर करेंगे कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे। तो चूंकि सबसे पहले ये जान लीजिए कि सभापति का मतलब होता है उपराष्ट्रपति, सभापति का मतलब उपराष्ट्रपति होता है, और इसीलिए पहले उपराष्ट्रपति, हमारे देश के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे पहले उपराष्ट्रपति, यानी कि राज्यसभा के पहले सभापति। अगर वर्तमान की बात की जाए कि तो वर्तमान में कौन है राज्यसभा के सभापति, तो ये वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू जी जो हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति। और इसके अलावा अगर पूछा जाए कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 63 में है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किया गया है। अब देखिए 2019 में बजट पेश करता है, ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें दो लोगों ने बजट पेश किया था, दो वे में बजट पेश किया था। तो ये जो 2019 में बजट पेश किया, इसमें एक अंतरिम बजट पेश हुई, एक अंतरिम बजट और एक वार्षिक बजट पेश हुई। तो ये जो अंतरिम बजट था ये किसने पेश किया, तो ये पीयूष गोयल ने पेश किया, पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया। और ये जो वार्षिक बजट था ये निर्मला सीतारमन द्वारा पेश किया गया, निर्मला सीतारमन द्वारा पेश किया गया। इस बार भी जो बजट पेश किया गया, हलवा समारोह के बाद बजट पेश होता है, तो ये बजट निर्मला सीतारमन द्वारा किया गया। तो अब देखिए जो अंतरिम बजट था पीयूष गोयल द्वारा किया गया, वार्षिक बजट निर्मला सीतारमन। अब चलिए बजट से कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं, कुछ आंसर्स इसके जान लेते हैं। तो ये जो बजट है
हमारे देश में अगर पूछा जाए कि पहले भारतीय जिन्होंने बजट पेश किया, पहले भारतीय जिन्होंने बजट पेश किया, तो आप ध्यान में रखेंगे ये षणमुखम शेट्टी थे। षणमुखम शेट्टी ये पहले भारतीय थे जिन्होंने कि बजट पेश किया। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक बार बजट यानी कि सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया, तो ये मोरारजी देसाई द्वारा किया गया। सबसे अधिक बार बजट पेश ये मोरारजी देसाई द्वारा किया गया, सर्वाधिक बार बजट पेश यहाँ लिख देती हूँ। और ये कितनी बार किया गया, तो ये टोटल 10 बार किया गया। 10 बार इनके द्वारा बजट पेश किया गया, सर्वाधिक बार बजट। अब एक क्वेश्चन आता है कि बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, बजट का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में है। तो अगर आप देखेंगे तो बजट का उल्लेख जो है ये किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। लेकिन इसका दूसरा क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से ध्यान में रखेंगे कि बजट का उल्लेख किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। अब देखिए चलते हैं भारतीय मानक ब्यूरो BIS की स्थापना कब हुई, ये क्या है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो ये जो भारतीय मानक ब्यूरो है BIS, सबसे पहले तो BIS का फुल फॉर्म देखते हैं क्योंकि फुल फॉर्म से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है ये है BIS का फुल फॉर्म, यानी कि भारत के मानक ब्यूरो। भारत का जो टाइम है, जो स्टैंडर्ड है, ये बताया जाता है ये यहाँ BIS के द्वारा। तो ये जो BIS है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 6 जनवरी 1947 ईस्वी को हुई, 6 जनवरी 1947 की हुई। और ये क्वेश्चन अभी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 6 जनवरी को 2021 को इसका स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा स्थापना दिवस, तो 74वां स्थापना दिवस मनाया गया 6 जनवरी 2021 को। और इसका अगर मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में इसका मुख्यालय है, दिल्ली में मुख्यालय। और यदि पूछ लिया जाए कि BIS की स्थापना किसने की, यानी कि इसके स्थापनकर्ता कौन है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, लाल बर्मन इसके स्थापनकर्ता है, लाल बर्मन ने इसकी स्थापना की है। आप ध्यान से सुनिए, सुन के नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता है स्पेस कम है, सारा खिचड़ी बन जाता है, ऐसे स्पेस कम होने के कारण पता नहीं चलता है, पूरा भर जाता है। लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो सुन के इसे नोट कर सकते हैं आराम से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दिखने में अगर प्रॉब्लम है तो आप वीडियो क्वालिटी को बढ़ाकर 480 कर लें। तो चलिए अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन कि लद्दाख के कौन कौन से जिले हैं, लद्दाख के कौन कौन से जिले हैं। तो बताइएगा, लद्दाख में 2 जिला है, लद्दाख में 2 जिला है, एक तो कारगिल हो गया, एक कारगिल और एक हो गया लेह, कारगिल और एक लेह। तो सबसे पहले तो लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बन गया भारत का, 31 अक्टूबर 2019 को भारत का यूटी बन गया लद्दाख। और इसके अलावा लद्दाख के जो 2 जिले हैं कारगिल और लेह, इसमें कारगिल ये वही जिला है जहाँ की 1999 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की लड़ाई हुई थी, जिसमें कि आपको मैं पहले भी बताई थी कि माना कि भारत इसमें जीत गया, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सैनिक शहीद हो गए, क्योंकि ये जो पहाड़ी इलाका था तो इसमें ऊपर से पाकिस्तान पार कर रहा था और भारत को नीचे से चढ़ाई करनी पड़ रही थी। तो इसकी वजह से बहुत सारे सैनिकों की जान गई, लेकिन भारत 26 जुलाई को इस पे जीत पा लिया, जिसकी वजह से कि 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में भी मनाते हैं, 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये जो लेह है, लेह लद्दाख की राजधानी भी है, लेह लद्दाख की राजधानी है। इसके अलावा लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं अभी के माथुर जी हैं। और उसके अलावा लद्दाख में अगर देखा जाए तो पैंगोंग झील जो है, ये सब चीन और भारत के बीच विवाद का जो स्थिति बना हुआ है, ये सब भी लद्दाख में है। और 1984 ईस्वी में जो ऑपरेशन चलाया गया था, 1984 ईस्वी में जो भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था, ये भी वहाँ सियाचिन विजय में ही, सियाचिन के विजय के लिए चलाया गया था सियाचिन पे। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, मैं पहले भी आपको किसी क्विज में करवा चुकी हूँ। अब देखिए, जल जीवन मिशन की शुरुआत, चूँकि जल ही जीवन है तो इसीलिए हमारी सरकार द्वारा समय समय पर हमेशा जल के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं लाई जाती है। तो यही जल जीवन मिशन भी एक योजना लाई गई। तो ये कब लाई गई, ये 15 अगस्त 2019 को लाई गई, 15 अगस्त 2019 को ये योजना लाई गई, जल जीवन मिशन की शुरुआत। इसमें 2024 तक लक्ष्य रखा गया, 2024 तक ये लक्ष्य रखा गया कि हर घर को जल पहुंचाना, यानी कि देश के जितने भी घर हैं, कोने कोने तक, शहर से गांव तक, हर घर को जल पहुंचाना है 2024 तक। ये जल मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय जो थे उनके द्वारा ये लक्ष्य रखा गया कि यहाँ तक पहुँचाना है। लेकिन अभी लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा घर को पहुँच चुका है जल। और यदि इसमें पूछा जाए कि इस योजना के तहत, यानी जल जीवन मिशन की
योजना के तहत किस राज्य में हर घर जल पहुंचाया जा चुका है? तो ये पहला राज्य गोवा बना। ये पहला राज्य गोवा बना जहाँ की हर घर में जल अवेलेबल कराया गया। मेरे घर में तो अभी तक नहीं पहुंचा, आपके घर में पहुंचा होगा पता नहीं। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई और 2024 तक लक्ष्य रखा गया है कि हर घर को जल पहुंचाना। अब देखिए वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं तो बताइएगा। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। वाटरमैन ऑफ इंडिया, ये भारत के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने कांग्रेस के कई अधिवेशन में भी हिस्सा लिया है, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनकी जन्म 3 दिसंबर 1984 को जीरादेई नामक गाँव में हुआ। सिवान सारण जीरादेई नामक गाँव, वहाँ इनका जन्म हुआ और इन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है कोविड-19 टीका VVV के बारे में। क्योंकि आपको पता है कि अभी कोविड-19 फैला हुआ है तो इसकी वजह से कोविड-19 पर तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो VVV टीका, इसके अलावा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये चीन के वुहान शहर से स्टार्ट हुआ कोविड, और भारत में सबसे पहले जो केस मिला है वो केरल में मिला है पहला राज्य, और पहली जो मौतें हुई हैं वो कर्नाटक में हुई। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इस टीका की बात करते हैं कि ये जो VVV टीका 154 है, ये किसके द्वारा निर्माण किया गया, किस कंपनी के द्वारा निर्माण किया गया? तो ये भारत बायोटेक कंपनी, ये भारत बायोटेक कंपनी है, हैदराबाद की ये कंपनी है, हैदराबाद की कंपनी है। अब बताइए आप, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद किस नदी के किनारे है बताइएगा आप लोग? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। तो ये जो भारत बायोटेक कंपनी, इसी कंपनी के द्वारा कोविड-19 का इंट्रानेजल टीका, इंट्रानेजल का मतलब होता है जो नाक के द्वारा संक्रमण को समाप्त करता है, नाक के द्वारा जो संक्रमण होता है उसे समाप्त करता है। तो यही VVV 154 टीका भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया। अब यदि कोवैक्सीन की बात की जाए, कोवैक्सीन भी भारत बायोटेक ने ही बनाई है। कोवैक्सीन भी भारत बायोटेक द्वारा ही बनाया गया है। और इसके अलावा एक और टीका है कोविशील्ड, इसके अलावा एक कोविशील्ड टीका है। अगर पूछ लिया जाए कि कोविशील्ड किसके द्वारा बनाई गई है तो ये पुणे की एक इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट, पुणे के इंस्टीट्यूट है सीरम इंस्टीट्यूट, ये इसी के द्वारा बनाई गई। तो अब ध्यान में रखिएगा, कोवैक्सीन भारत बायोटेक और कोविशील्ड पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई। अब देखिए नरेंद्र बुल का संबंध किससे है? चूँकि आपको पता है कि एग्जाम्स में प्लेयर से और वैसे जो कि जिनका निधन हो जाता है हाल ही में, तो उससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो नरेंद्र बुल है, इनका संबंध पर्वतारोहण से है। पर्वतारोहण का मतलब हो गया कि पहाड़ों पर चढ़ाई करने से इनका रिलेशन है, इनका संबंध है। अब इसलिए फेमस क्यों है? तो ये जो उत्तराखंड की एक चोटी नंदा देवी, उत्तराखंड की चोटी है नंदा देवी, तो इस नंदा देवी पर चढ़ाई करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, ये फर्स्ट व्यक्ति हैं नंदा देवी चोटी पर चढ़ाई करने वाले। इसके अलावा जो मैं यहाँ आपको बता रही थी कि 1984 में जो ऑपरेशन मेघदूत हुआ था भारतीय सेना के द्वारा सियाचिन पर विजय के लिए, 1984 में जो ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, इसमें नरेंद्र बुल ने अहम भूमिका निभाई, इनकी अहम भूमिका रही। सियाचिन पे तिरंगा फहराने वाले ये थे नरेंद्र बुल, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ये जो बुल है, इस बुल का संबंध शेयर मार्केट से भी है। मैं बता चुकी हूँ आपको कि शेयर मार्केट में बुल का संबंध होता है। जो तेजी लाता है शेयर मार्केट में उसे बुल कहते हैं, जो मंदी लाता है उसे बियर कहते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे, बुल का संबंध शेयर मार्केट से भी है। और सबसे बड़े बिग बुल हमारे देश को जो है वो हर्षद मेहता है, उन पर मूवीज़ भी बनी हुई है, अभिषेक बच्चन द्वारा बनाई गई इधर हाल ही में बिग बुल। और तो इस तरह की मूवीज़ भी देखनी चाहिए, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है जिसमें तरक्की दिखाया जाता है उन सब मूवी। तो आप देखिएगा, गुरु मूवी भी है, धीरू भाई अंबानी पे बनी हुई है, ये भी आप देखिएगा, अच्छी मूवीज़ है। ये सब देखने योग्य है। अभी के जो ज़्यादातर मूवीज आती है तो देखने योग्य होती ही नहीं है, तो ये सब देखिएगा, अच्छी मूवी है अगर इंटरेस्टेड हैं तो चलिए आगे देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन। अब स्वच्छ भारत मिशन के बारे में जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन क्या है। तो चूंकि आपको पता है कि महात्मा गांधी का एक सपना था कि भारत को स्वच्छ किया जाए, भारत स्वच्छ हो, स्वच्छ देश की गिनती में आए, लेकिन वो तो पहले ही चले गए, उनका सपना साकार नहीं हुआ। तभी 2014 ईस्वी में जो ये नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने योजना लाई स्वच्छ भारत मिशन, जिसके तहत कि भारत को स्वच्छ किया जाना, हर एक नदियों को स्वच्छ करना, और नमामि गंगे भी उसके तहत लाया गया। उसके अलावा शहरों को स्वच्छ करना, नगरों को स्वच्छ करना। तो इस तरह स्वच्छ भारत मिशन जो है ये लाया गया 2 अक्टूबर 2019 को। 2 अक्टूबर 2019 को ये योजना लाई गई और ये कब तक चला? तो ये 2 अक्टूबर 2019
2 अक्टूबर 2014 को लाई गई और ये चले कब तक, 2 अक्टूबर 2019 तक चला। चूँकि आपको पता है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, इसीलिए उन्हीं का सपना साकार करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को ये मिशन योजना लाई गई और 2 अक्टूबर 2019 को ये पूरा हुआ। अब देखिए स्नो लेपर्ड किसे कहते हैं, स्नो लेपर्ड उपनाम किसे दिया गया है, तो ये अंगिका शेरपा को दिया है, अंगिका शेरपा को दिया है, क्योंकि ये बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही चढ़ाई की थी पर्वतों के ऊपर। तो अंगिका शेरपा को स्नो लेपर्ड की उपाधि दी गई है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए इथोपिया रेनेसा बांध, द ग्रैंड इथोपिया रेनेसा बांध किन किन देशों के मध्य विवाद का कारण बना है, ये क्वेश्चन अभी वर्तमान में आ सकता है, तो मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। आपने मेरी अगर वो वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैं विश्व की नदियाँ के बारे में बताई हूँ, तो आपको इसमें ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी देखिएगा। तो यहाँ देखिए इथोपिया रेनेसा बांध जो है, आपको पता होगा कि नील नदी, अफ्रीका में एक बहने वाली विक्टोरिया झील से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है नील नदी। तो ये ब्लू नील नदी से 2 पार्टों में बांटा गया, एक ब्लू नील नदी है और एक वाइट नील नदी है, एक वाइट नील नदी। और ये दोनों नील नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे मिलती है। और ये कौन सा क्षेत्र है, ये खार्तूम क्षेत्र, ये खार्तूम क्षेत्र में मिलती है। और ये खार्तूम सूडान की राजधानी है, ये खार्तूम जो है ये सूडान की राजधानी है। और इसी पर बांध बनाया जा रहा है द ग्रेट इथोपिया रेनेसा बांध, जो कि 2023 तक इसे बन जाना है, इसका लक्ष्य पूरा कर लेना है 2023 तक। तो यही विवाद का केंद्र बना है, चूँकि आपको पता है कि खार्तूम सूडान की राजधानी है और एक तो इथोपिया है ही जहाँ की इसे बांध को बनाया जाना है। और तीसरा चूँकि आपको पता होगा ये नील नदी है और मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, यानी कि मिस्र ऐसा क्षेत्र है जो कि नील नदी के बदौलत ही फल फूल रहा है, तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो ये तीनों जो हैं, ये इन तीनों में ही विवाद है इस बांध को लेकर, द ग्रेट इथोपिया रेनेसा बांध को लेकर सूडान, इथोपिया और मिस्र के बीच विवाद का केंद्र बना है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे, ये लेटेस्ट का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 6690 किलोमीटर है, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है, बुशमैन जो जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल जो है वहाँ पे बुशमैन जनजाति पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल में। इसके अलावा अगर बात करें विश्व के सबसे छोटे कद की जनजाति की, तो वो कौन से है सबसे छोटे कद की जनजाति, तो ये है पिग्मी जनजाति। ये पिग्मी जनजाति है जो कांगो में पाई जाती है, पिग्मी जनजाति कांगो, जो अफ्रीका का एक पार्ट है कांगो, तो इस कांगो में पाई जाती है पिग्मी जनजाति जो सबसे छोटे कद की है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। अब देखिए व्यास सम्मान विजेता, यानी कि व्यास सम्मान किसे मिला, तो ये नासिरा को मिला है। ये व्यास सम्मान जो है ये नासिरा को मिला, क्यों मिला, क्योंकि 2019 में एक रचना आई थी इनकी कागज की नाव, 2019 में एक रचना आई थी कागज की नाव, तो इसी कागज की नाव के लिए इन्हें नासिरा को व्यास सम्मान मिला है। ऐसे क्वेश्चन याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए मंदिर निर्माण की शैली, भारत में चूंकि विभिन्न प्रकार की मंदिरें हैं, चूंकि आपको पता है विविधता का देश है यहाँ, तो सब क्षेत्रों में अलग अलग विभिन्न प्रकार की मंदिरें हैं, तो 3 शैली मुख्य रूप से है। तो आप इसे याद कैसे रखें, मैं देखिए मान लीजिए ये भारत है, ऐसे बना देती हूँ, ये भारत है, तो ये जो नॉर्थ का इलाका है वहाँ नागर शैली, नागर शैली, नॉर्थ के इलाके में नागर शैली है। आप याद रखेंगे इसे कैसे, एन से नॉर्थ, एन से नागर, नागर शैली। बीच का जो इलाका है उसे बेशर शैली, वहाँ बेशर शैली है बीच का इलाका, बेशर शैली। और ये जो नीचे का इलाका है, दक्षिण का इलाका है, उसे द्रविड़ शैली, वहाँ द्रविड़ शैली है। तो आप इस तरह से देखेंगे कि नागर शैली, बीच में बेशर शैली और साउथ में यानी दक्षिण में द्रविड़ शैली। ये मंदिर निर्माण की शैली है जिसमें अलग अलग ढंग से मंदिरों का निर्माण किया जाता है। जैसे आप लोग अपने क्षेत्र में देखेंगे, बिहार में, यूपी में, आसपास के क्षेत्रों में, तो शंकुधारी टाइप से मंदिर बनाया जाता है, उसके ऊपर इस तरह से मंदिर के ऊपर ऐसे रहते हैं। बच्चे भी अगर फिगर बचपन में बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं मंदिर के, तो इस तरह से मंदिर बनाया जाता है यहाँ की शैली में। लेकिन आप यदि साउथ की मूवीज़ देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि मंदिर के निर्माण थोड़ा अधिक कलाकृति उसमें होती है, मतलब महीन कलाकारी जिसे कहते हैं उस तरह की होती
होती है और मंदिर का जो ऊपर का भाग थोड़ा चौड़ा होता है, इस तरह से बनाया जाता है द्रविड़ शैली में, यानी कि दक्षिण भारत की मंदिर। तो इस तरह से ये मंदिर की शैली है। तीनों शैली आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये मंदिर किस शैली में बनी है, ये मंदिर किस शैली में बनी है। तो यदि आपको उन मंदिरों के स्थान पता होंगे कि ये मंदिर कहाँ है, ये साउथ में है या नॉर्थ में है या फिर मिडिल में है, तो आप पता कर लेंगे आराम से कि ये नागर शैली की मंदिर है, ये बेशर शैली की मंदिर है या फिर ये द्रविड़ शैली की मंदिर है। अब देखिए यहाँ आपको 3 क्वेश्चन दिख रहा होगा। सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना किसने की, किस भारतीय को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार मिला और राइट अंडर योर नॉज के लेखक कौन है। तो ये आंसर आपको खुद देना है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है। ये होमवर्क के तौर पे है, यानी कि आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देने हैं। मेरे एक स्टूडेंट ने कहा कि मैम कुछ क्वेश्चंस दीजिए ऐसे जो कि हम कल करके आए, यानी कि इससे हमें पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी मजबूत है। तो इसीलिए उन सब की बात भी माननी है, आप लोगों पे ही तो बात माननी है, आप लोगों के लिए ही तो ये क्लास है। तो इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ। तो आपको इसके आंसर्स देने हैं कमेंट बॉक्स में, आप ज़रूर दीजिएगा और इस क्विज से ज़रूर जुड़िए, बहुत मज़ा आएगा। आप तो आंसर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है मैं आपके साथ जुड़ के, आपकी क्लासेस लेके, आपके कमेंट पढ़ के। तो इसीलिए ज़रूर आप सपोर्ट कीजिए हमें, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रोज़ इसे लाइव जुड़िए 4 बजे शाम को। तो देख लीजिए आज पूरा बोर्ड भर गया है, खिचड़ी बन गया है। ऐसे तो पता नहीं चलता, बड़ा स्पेस होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलिए कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिए, सुन के आप चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए तो हो गया, कल फिर क्विज 12 आएंगे पार्ट, तो आप लोग जरूर लाइव जुड़िएगा शाम को 4 बजे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।